हेलो माय डियर स्टूडेंट, आपका जो है बीए पार्ट सेकेंड ईयर की हिस्ट्री की ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम जिस सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं वह है वर्ल्ड मॉडर्न हिस्ट्री अर्थात आधुनिक विश्व का इतिहास। अगर इसके अंदर हम सिलेबस के अंदर देखते हैं तो ये यूनिट सेकेंड का टॉपिक है और इस सेकेंड यूनिट के अंदर जो महत्वपूर्ण टॉपिक आपका जो है वह है फ्रांस की राज्य क्रांति। इससे पहले हमने बहुत सारे जो है फर्स्ट यूनिट के अंदर पुनः जागरण के बारे में बताया, धर्म सुधार आंदोलन के बारे में बताया, फिर धर्म सुधार आंदोलन के अंतर्गत मार्टिन लूथर की क्या भूमिका रही वो भी सारी बातें बताई। उसके बाद जो है अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम, ये सारे टॉपिक जो है और ब्रिटिश के संसदीय सुधार, ये सारी बातें जो है हमने फर्स्ट यूनिट के अंदर आपको बता दी है। अब जो सेकेंड यूनिट के अंदर जो हमारा जो टॉपिक है वह है फ्रांस की राज्य क्रांति। अब देखिए ये क्रांति, वैसे आपने क्रांति की अगर बात आ गई है तो पहले हमने जो है अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम अर्थात 1776 की बात हुई। उसके बाद वो दूसरी जो क्रांति हुई है यानी वो एक उपनिवेश के विरुद्ध था, एक व्यक्तिवाद, अपने व्यक्ति के अधिकारों के लिए जो है इन्होंने इस प्रकार का जो स्ट्रगल किया, इस प्रकार का संघर्ष किया, अर्थात एक क्रांति की परिवर्तन के रूप में वो अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के रूप में मानी जाती है, जॉर्ज वॉशिंगटन के रूप में या जॉर्ज एडम्स के रूप में। उसके बाद जो ये दूसरी जो क्रांति हमारे सामने आती है फ्रांस की राज्य क्रांति, जो 1789 में सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है। यानी ये अपने देश के लिए थी, यानी अंदर आंतरिक तौर पे ये जो संघर्ष या क्रांति के रूप में मानते हैं, अर्थात ये जो क्रांति जो है निरंकुश राजतंत्र के विरुद्ध मानी जाती थी, यानी राजतंत्र की जगह गणतंत्र की स्थापना करनी थी, नागरिकों के अधिकारों के हित के रूप में जो है बात करने की हो रही थी। जैसे अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में जो है औपनिवेश के विरुद्ध उन्होंने कहा कि प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं, यानी अपने स्टेट के अंदर अगर अपने व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व नहीं है तो हम किस बात को टैक्स दें। तो वही संघर्ष उसी प्रकार यहाँ पर भी ये हुआ कि फ्रांस की राज्य क्रांति में ऐसे बहुत सारे शासक थे, बहुत सारे जो ऐसे राजा थे जो अपना आप में निरंकुश थे, जिसमें मोटे तौर पे जो बात आ रही है लुई 14, लुई 15, लुई 16, ये लुई 16 जो है अपना आप में बहुत ज्यादा निरंकुश था। वो ये कहता था कि मैं ही दैत्य हूँ, मैं ही ईश्वर हूँ, मेरा आदेश भगवान का आदेश है, जो व्यक्ति हमारे आदेश की पालना नहीं करता है उसका दमन किया जाएगा, उसका खात्मा किया जाएगा। इस प्रकार की निरंकुशता के कारण पूरे राज्य में अराजकता का दौर था, यानी कहीं ना कहीं अन्याय की बात हो रही, न्याय की बात नहीं हो रही थी, अन्याय हो रहा था, विषमता का दौर था। और उसके बाद जैसे ही लुई 16 की डेथ हो जाती है तो उसके बाद लुई 15 का जो है उदय हो जाता है, वो भी अयोग्य उत्तराधिकारी था। उन्होंने जो है लुई 16 के अकॉर्डिंग काम किया, जिससे क्या हुआ, पूरा समाज विखंडित हो गया, समाज का जो है बहुत बुरा प्रभाव हो गया। उसके बाद क्या हुआ कि समाज जो है 3 भागों में विभाजित हो गया, एक प्रथम स्टेट के रूप में, दूसरा द्वितीय स्टेट के रूप में, तीसरा तृतीय स्टेट, अर्थात जो ये एक ऐसा वर्ग था तृतीय स्टेट जो अपना आप में ठगा सा महसूस कर रहा था और वो अपना आप में जो ऐसे लोग जो कामगार के रूप में माना जाता था, सारी व्यवस्था उनको टिकी हुई थी, लेकिन फिर भी जो है वहां का राजा लुई 16 जो उन पर जो है अत्याचार कर रहा था, उनके साथ मनमर्जी जो है टैक्स लगाया जा रहा था, जिसके कारण जो है ये तीसरा जो स्टेट है वो बहुत ही जो है आर्थिक रूप से पंगु हो गया, अर्थात जो है उनकी आर्थिक स्थिति खराब हो गई, दयनीय हो गई। लेकिन जो 2 ऐसे स्टेट थे, चाहे प्रथम स्टेट हो या दूसरा, प्रथम स्टेट के रूप में एक धार्मिक वर्ग के रूप में आता है जिसमें हम पादरी भी कह सकते हैं, पोप, पादरी, बिशप, ये जो ऐसा वर्ग था, ऐसा समाज था जो वो अपना आप में जो है शक्तिशाली होता गया और उनका साम्राज्य बढ़ता गया। और कहीं ना कहीं जो राजनीतिक तौर पे जो है वहाँ का जो सम्राट, वहाँ का जो राजा था लुई 16, वो लुई 15, वो अपना आप में जो है इन दोनों के बीच में तालमेल की स्थिति के कारण जो है तीसरा वर्ग अपना आप में क्या हो गया, कमजोर हो गया। तो ये 15वां भी अयोग्य होने के कारण जो है कहीं ना कहीं एक राज्य में जो है क्रांति का आह्वान होने लग गया। लोग जो है जो तीसरा वर्ग जो है बहुत परेशान होने की स्थिति में इन्होंने जो इस प्रकार का विद्रोह करने की बात आ रही थी। तो फिर उसके बाद जैसे उनकी डेथ होने के बाद डेथ हो जाती है, उसके बाद लुई 16 आता है और लुई 16 के कार्यकाल में ही जो है क्रांति का बीज अंकुरित हो गया। यानी वो अपना आप में जो है अयोग्य तो था ही, लेकिन उसने ऐसे काम किए फ्रांस के राज्य में, फ्रांस के समाज के लोगों के साथ, जिसके कारण क्या हुआ, वहां की जनता बहुत जो है परेशान हो गई और कहीं ना कहीं मतलब इतनी पीड़ित, इतनी शोषित हो गई, जिसके कारण जो है अंत में कहीं ना कहीं लुई 16 को हटाने का काम कर दिया और यहाँ तक जो है लुई 16 को मार
दिया गया, उसको फांसी पे लटका दिया गया और पूरा जो है उनका जो महल जो था, पेरिस का जो महल था, उसको भी पूरा जला दिया गया। और उसके बाद जो अंत में जो है 14 जुलाई को 1789 में फ्रांस की राज्य क्रांति के बाद जो निरंकुश राजतंत्र था उसकी जगह क्या हो गया, गणतंत्र की स्थापना हो गई। ये इस प्रकार की जो व्यवस्था जो थी विश्व की, अगर राजनीति के तौर पर हम देखते हैं तो एक नए मतलब विश्व के अंदर युगांतकारी के रूप में ऐतिहासिक क्षण हम मान सकते हैं, क्योंकि निरंकुश राजतंत्र जो है वो इतना जो है कहीं न कहीं समाज के लिए या राज्य के लिए इतना जो है अच्छा नहीं हो सकता, एक वेलफेयर स्टेट के रूप में नहीं हो सकता, लोक कल्याणकारी के रूप में नहीं हो सकता, क्योंकि वो अपना अधिनायकवादी है, पूरा फासिस्टवादी है, क्योंकि सारी सत्ता अपने एक व्यक्ति के हाथ में होती है, जनता के पास कोई अधिकार नहीं होते हैं। तो ऐसी स्थिति में जनता जो अपना आप में क्या है, न तो फ्रीडम के रूप में जी सकते हैं, न न्याय के रूप में उनको नहीं तो न्याय के रूप में उनको जो है फैसला मिलता है उनको, यानी कहीं ना कहीं कई प्रकार की दिक्कत सामने आ जाती है। लेकिन निरंकुश तंत्र के बाद जब गणतंत्र की स्थापना आ जाती है तो वहां पर समानता की बात आती है, स्वतंत्रता की बात आती है, भाईचारे की बात आती है। तो ये सारी जो है व्यवस्था फ्रांस की राज्य क्रांति के रूप में हुई और इसी गणतंत्र के बाद जो 3 बातें उनको सामने आ गई, वह है समानता के रूप में, दूसरा जो है स्वतंत्रता के रूप में, और तीसरा जो है न्याय अर्थात भाईचारे के रूप में। ये सारी घटनाक्रम जो है किससे जुड़ी हुई है, फ्रांस के राज्य क्रांति। अब हम ये देखते हैं कि मोटे तौर पर फ्रांस की राज्य क्रांति ऐसे कौन से कारण हैं जिसके कारण जो है इस प्रकार का जो है एक विश्व के अंदर इस प्रकार का एक आक्रोश फ्रांस के समाज के लोगों के साथ, फ्रांस के लोगों ने जो है इस प्रकार का एक प्रदर्शित किया। उसका मूल कारण पहला कारण था सामाजिक कारण। अब सामाजिक कारण में जैसे मैंने पहले भी बताया कि समाज जो है 3 भागों में विभाजित हो गया था, प्रथम स्टेट के रूप में, द्वितीय स्टेट के रूप में, तृतीय स्टेट के रूप में, यानी 2 ऐसे वर्ग थे जो आपस में मिलकर जो है तीसरे वर्ग को जो है उनको शोषित कर रहे थे, उनको पीड़ित कर रहे थे, उनका दमन कर रहे थे और कहीं ना कहीं आर्थिक रूप से, सामाजिक तौर पर, राजनीतिक तौर पर, धार्मिक तौर पर हर तरफ से उसका जो है कहीं ना कहीं क्या हो रहा था, उसको परेशान करने की कोशिश कर रहे थे। यानी कहीं ना कहीं उनको जो है काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। तो उसमें मोटे तौर पर जो कारण थे सामाजिक कारण के अंतर्गत, पहला कारण था धर्माधिकारियों के विशेषाधिकार, यानी धर्म के जो प्रतिनिधि करने वाले लोग थे उनको विशेष प्रकार का अधिकार दिया गया, अर्थात धर्म के प्रतिनिधि के रूप में मानते हैं, पोप को मानते हैं, पादरी के रूप में, बिशप के रूप में, आर्क बिशप के रूप में, ये सारे जो लोग जो थे कहीं ना कहीं इस धर्म के रूप में उनका वर्चस्व ऐसा स्थापित कर दिया था जिसके कारण आम आदमी को लूटने के काम करे, खुद अपने आप को जो है मौज मस्ती के रूप में, ऐशो आराम के वैभव के रूप में जीवन जी रहे थे, लेकिन जो है साधारण वर्ग जो था वो जो जिसमें मजदूर, किसान या जो मध्यम श्रेणी के लोग आते थे, जो पैसे में लोग आते थे, जो कामगार के लोग थे, उनके साथ जो है नाइंसाफी हो रही थी। तो ये इस प्रकार का जो विशेषाधिकार धर्म के अधिकारियों को देना, धर्म के प्रतिनिधियों को देना, जिससे क्या हो गया कि समाज के लोग उनसे उनको अपना गणना हो गई, प्रतिशोध हो गया कि भाई ये जो है हमारे साथ अन्याय है, एक वर्ग को आप विशेष अधिकार करो, एक वर्ग को हमको नजरअंदाज करो। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण माना जाता है फ्रांस के राज्य क्रांति के रूप में। दूसरा जो है सामाजिक कारणों के रूप में हम देखते हैं सामंतों के विशेषाधिकार, यानी जो द्वितीय स्टेट है, जो द्वितीय वर्ग है, जैसे सम्राट के बाद, राजा के बाद जो है सामंत आते थे, सामंतों को हम कुलीन तंत्र भी कह सकते हैं, अर्थात आधुनिक तौर पर हम कहते हैं अधिकारी तंत्र, अर्थात ये अपना आप में ये बहुत ही अल्पसंख्यक होते थे, लेकिन सारी सत्ता, जो सारे अधिकार, सारे काम, प्रशासनिक व्यवस्था में उन्हीं लोगों को बैठाया जाता था। यानी सारी राज्य की जो बागडोर है वो इन अधिकारियों या इन सामंतों के पास होती थी, कुलीन वर्ग के पास होती थी, जिसके कारण क्या हो गया कि वो मन मर्जी से टैक्स लगाना स्टार्ट कर दिया और उनको जो है आम आदमी को लूटने का काम करना स्टार्ट कर दिया, जिसके कारण क्या हुआ कि वहां के जो समाज के उतरते वर्ग के लोग हैं, इन्होंने क्या कर दिया, ये फैसला कर दिया कि ये हमारे साथ जो है नाइंसाफी हो रही है, हमारे साथ अन्याय हो रहा है, हम जो उनकी गुलामी के रूप में जी रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में तीसरे वर्ग ने कहीं इस प्रकार का आह्वान किया
क्रांति अकस्मात होती नहीं है, उसके पीछे कई वर्षों की धड़कती हुई ज्वाला होती है, यानी अंदर ही अंदर वो जो है वो प्रतिशोध की ज्वाला जो है किसके विरुद्ध हो रही थी, लुईस होल्डर के लिए। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण था, सामंतों को विशेष प्रकार का अधिकार देना फ्रांस की राज्य क्रांति का एक महत्वपूर्ण घटक है। फिर है तीसरा जो सामाजिक कारण की बात आती है, सामान्य वर्ग की असुविधा है, यानी तृतीय वर्ग अर्थात मध्यम श्रेणी के लोगों के साथ जो जिस तरह का जो उनके साथ गलत व्यवहार हो रहा था, सामाजिक तौर पे हो या राजनीतिक तौर पे हो या धार्मिक तौर पे हो या आर्थिक तौर पे हो, हर तरफ से जो है उनकी सुविधाओं को जो उन्होंने क्या कर दिया, उनसे किनारा कर दिया, अर्थात उसकी जो सारी जो है व्यवस्था जो है उनको क्या कर दिया, उनसे हटा दिया गया, अर्थात जो सुविधा उनको मिलनी थी वो सुविधा सारी बंद कर दी और उनके साथ कई प्रकार के जो उनपर टैक्स लगा दिए। जैसे ये टैक्स तो 3 प्रकार के फ्रांस के अंतर्गत, एक टैले के रूप में है, वो बिग टाइम के रूप में है, गैबल के रूप में है, कागवी के रूप में। ये इतने सारे जो टैक्स थे, समाज के जो मध्यम श्रेणी के लोग थे, जो मजदूर किसान जो खेती करने वाले लोग थे, जो पेशेवर लोग नहीं थे और कामगार के रूप में काम करने वाले लोग थे, उन पर जो है इस प्रकार के आर्थिक तौर पे बहुत सारे टैक्स लगा दिया गया। और फिर जो है दूसरा जो कारण आता है राजनीतिक कारण।